नमस्कार दोस्तों, आप सबका रिज़ल्ट एडुशाला में स्वागत है। ये हमारा बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 29 जनवरी को, ये उसका पार्ट सेकंड वीडियोज़ है। इसमें ओनली करंट है और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट थर्ड आएगा जिसमें पॉलिटी और साइंस एंड टेक है। ठीक है, हमारा पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आप लोग जाके यूट्यूब में इसी चैनल पर देख सकते हैं, पूरे डिस्कशन के साथ डाला गया है। यूट्यूब में कोई भी वीडियोज़ जो भी यूट्यूब पे हैं उन्होंने डिस्कस नहीं डाला है, बस क्वेश्चन डाल दिया है और किसी भी क्वेश्चन का डिस्कस नहीं किया है। मगर हमने जो डाला है वो डिस्कस के साथ है। पार्ट 1 भी डिस्कस किया है, पार्ट 2 भी डिस्कस्ड है और पार्ट थर्ड भी डिस्कस करके डाला जाएगा। ठीक है, तो आप पार्ट 2 करंट है इसमें देखेंगे कि बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर में कैसा करंट पूछा है। आप लोग आगामी जो 67वां बीपीएससी होगा, आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं इससे। इसमें जो करंट पूछा गया है करीब 2-3 साल पीछे का पूछा गया है। ऐसा बहुत ही कम उम्मीद है बीपीएससी पूछे, हो सकते हैं रिपीटेड कर दे, तो भी आप लोग को इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ध्यान होना चाहिए किस तरीके का क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। हमने पार्ट 1 में डाला है हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, आप उससे देख सकते हैं। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उसमें हैं, तो आप लोग पार्ट 1 भी देखिए और पार्ट 2 आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा ये पहुंचेगा लोगों के पास, उतना ही आपके दोस्त लोग अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अब चलते हैं पार्ट 2। इसका जो वीडियो जो है बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का करंट सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। हम आइए, तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि प्रधानमंत्री किसान योजना किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 2.5 हेक्टेयर तथा कृषि योग्य भूमि से। दूसरा ऑप्शन है 4 बराबर किस्तों से। तीसरा ऑप्शन है लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों से और चौथा ऑप्शन है डी कटाई के पहले आकस्मिक आवश्यकताओं से। तो प्रधानमंत्री किसान योजना किससे संबंधित है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, इसका उत्तर ई होगा। ठीक है, क्योंकि 2.5 हेक्टेयर जो है 2022 से जो है इसका नियम हटा दिया गया है। कितना भी 21 से कितना भी ज़मीन रहे किसी के पास 5 हेक्टेयर तक तो कोई बात नहीं है। और 4 बराबर ए ऑप्शन नहीं होगा, गलत है। बी ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि 4 बराबर किस्त में नहीं है। ये कितने किस्त में दिया जाता है, 3 किस्त में 2-2 हज़ार करके दिया जाता है। यह सी ऑप्शन दिया है लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों को, तो यह भी नहीं होगा। अभी तक करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को दिया जा चुका है। ऑप्शन डी जो है कटाई से पहले आकस्मिक आवश्यकताओं से, ये एक संभावना है, मगर ये भी आकस्मिक आवश्यकता क्या होता है कटाई से पहले, ये तो फसल के लिए दिया जाता है, आकस्मिक आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए उत्तर ई होना चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर ई होगा, प्रधानमंत्री किसान योजना। मगर आप लोग का ये दायित्व बनता है कि आप लोग प्रधानमंत्री किसान योजना देख ले, कब शुरू हुआ और उसमें क्या क्या संबंधित क्राइटेरिया हैं, वो सारा आप लोग देख लेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीली क्रांति मिशन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है 2020 तक तिगुना मछली उत्पादन से। ऑप्शन बी 2020 तक मछुआरों की आय तिगुनी करने से। ऑप्शन सी 2020 तक निर्यात आय दोगुनी करने से और डी समुद्री संसाधन के दोहन से। और ऑप्शन ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो नीली क्रांति मिशन जो है, ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन 2 भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है और ऑप्शन ई होगा इसका उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। ये जो नीली क्रांति मिशन है समुद्री संसाधन के दोहन से नहीं है, ये मछुआरों के लिए लाया गया है। और ऑप्शन ए में दिया है तिगुनी मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन कितना भी कर सकते हैं, तिगुनी दुगुनी क्या है। ऑप्शन बी भी मछुआरों की आय तिगुनी करने से नहीं बात चल रहा है, दुगुनी करने से बात चल रहा है। तिगुनी क्या होता है, और 2020 तक निर्यात आय दुगुनी करने से, तो यह भी ऑप्शन गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन ई होगा सही। ठीक है, आइए हम फिर चलते हैं इसमें। मैं इसी स्लाइड में ही जो नेक्स्ट नहीं घुसकाऊँगा, स्लाइड बढ़ाऊँगा क्योंकि ये मेरा पीपीटी फॉर्म में बन गया हुआ है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साइड में, ये 15 नंबर में है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मूल्य है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मूल्य पूछ रहा है।
तो ऑप्शन ए दिया है 2% तक खरीफ फसल के लिए, 2% तक रबी फसल के लिए, 5% तक वाणिज्यिक फसल के लिए, और डी दिया है 1.5% तक दुग्ध उत्पादन के लिए, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक है। तो इसका उत्तर देखिए, सही उत्तर हो जाएगा इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। ई होगा इसका उत्तर, एक या एक से अधिक। क्योंकि देखिए ए ऑप्शन में दिया है 2% तक खरीफ फसल के लिए, यह तो सही है, ए ऑप्शन सही है, मगर दो ऑप्शन जो है 2% रबी फसल के लिए नहीं है। ये है क्या, 1.5% है रबी फसल के लिए, ठीक है, 1.5% है रबी फसल के लिए। ऑप्शन सी भी सही है इसका, ये 5% तक वाणिज्यिक फसल के लिए दिया गया है, ठीक है। दुग्ध उत्पादन के लिए इसमें नहीं, 1.5% नहीं दिया गया है, ठीक है। और इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि ए भी सही है और सी भी सही है, तो हमारा उत्तर ई हो जाएगा, क्योंकि दो सही है। अब बात करते हैं रबी फसल के लिए, तो अभी बताया हूँ कि 1.5% रबि फसल के लिए दिया गया है। तो आप लोग जो क्या करेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, ये कब शुरू हुआ, इसको आप लोग देख लेंगे। वैसे मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करूंगा उसको, ठीक है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप लोग मुद्रा योजना बहुत ही सुने होंगे। आइए ऑप्शन ए देखते हैं, शिशु ऋण इसमें दिया जाता है, किशोर ऋण और तरुण ऋण। तो ऑप्शन ए में दिया है शिशु ऋण 40,000 तक के ऋण, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है इसमें 40,000 से 4 लाख तक। सी में दिया है तरुण ऋण, इसमें 4 लाख से अधिक एवं 10 लाख से कम ऋण। और डी सब्सिडी, और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मुद्रा योजना क्या है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये शिशु ऋण इसमें दिया जाता है, मगर कितना दिया जाता है, 50,000 तक दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी में किशोर ऋण है, पर किशोर ऋण कितना से कितना दिया जाता है, तो ये भी 50,000 से 5 लाख तक दिया जाता है। कितना तक दिया जाता है, 5 लाख तक दिया जाता है 50,000 से, ठीक है। ऑप्शन सी क्या दिया है, तरुण ऋण दिया है, तो 4 लाख से अधिक और 10 लाख से कम। तो 10 लाख सही है, मगर ये तरुण ऋण 4 लाख नहीं, ये दिया जाता है यहाँ भी 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है तरुण ऋण में। और इसमें सिडबी भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसलिए उत्तर ई हो जाएगा, क्योंकि सारा उत्तर हमारा गलत है। तो आप लोग जो है मुद्रा योजना क्या है, बीपीएससी 67वां बीपीएससी के लिए आप लोग देख लेंगे, ठीक है। क्या है योजना, और उस हिसाब से हम लोग आगे तैयारी फिर हम डिस्कस करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे। मैंने इसमें आप अपने आंसर में डिस्कशन का भी वो पेज डाला हुआ है, ठीक है। अब आते हैं 13वां क्वेश्चन है, एडप्ट हेरिटेज मिशन क्या है? एडप्ट हेरिटेज मिशन क्या है? तो एडप्ट हेरिटेज मिशन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए इसका देखिए क्या दिया हुआ है, 27 दिसंबर 2017 से। बी ऑप्शन दिया है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण से। सी दिया है कदम कदम तरीके से। और ऑप्शन डी दिया है सांस्कृतिक मूल्यों से। और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अब एडॉप्ट हेरिटेज मिशन जो है ये 27 सितंबर, ये सही है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से है। ये अडॉप्ट हेरिटेज मिशन की तहत लाल किला को गोद लिया गया है प्राइवेट के द्वारा, ठीक है। उसका रख रखाव करेगा, बहुत सारे ऐसे संस्थान है जिसको प्राइवेट संस्थान जो है गोद लिया हुआ है, उसका रख रखाव कर रहा है, ठीक है। और सांस्कृतिक मूल्यों से, तो इसका उत्तर ए और बी सही है, इसीलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा, ई इसका उत्तर हो जाएगा, राइट उत्तर इसका ई हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा डीएमसी, दिल्ली औद्योगिक मुंबई गलियारा डीएमआईसी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए देखिए भारत की सबसे बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजना ए। ऑप्शन बी दिया भारत एवं अमेरिका के संयुक्त प्रयास से। ऑप्शन बी दिया है। ऑप्शन सी 6 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन डी पहले चरण में 7 औद्योगिक नगर सम्मिलित होना है। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर देखिए, यह भारत की सबसे बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजना है। यह ऑप्शन बी में क्या दिया, भारत एवं अमेरिका के संयुक्त प्रयास नहीं, ये अमेरिका नहीं होगा, ये क्या है, जापान के संयुक्त प्रयास से चल रहा है। अब भारत और जापान के संयुक्त प्रयास से दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा चल रहा है। ये 6 राज्य से होकर गुजरता है। हम देखेंगे अपने डिस्कशन में कि 6 राज्य किस किस से होकर गुजरता है। और ऑप्शन डी भी सही है, 7 औद्योगिक नगर इसमें सम्मिलित होना है। तो इसीलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या, ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमारा उत्तर ई हो जाएगा।
दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा का। आइए हम अब नेक्स्ट में चलते हैं। औद्योगिक क्रांति 4 पॉइंट का संबंध किससे है? ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति 4 पॉइंट का संबंध में देखिए, ए मानव श्रम की आवश्यकता की कमी से, ऑप्शन बी स्मार्ट तकनीकों के अभिग्रहण से, ऑप्शन सी निर्णय लेने में सुधार से, ऑप्शन डी इस बात से कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यापार की लागत को कम कर दी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो औद्योगिक क्रांति 4.0 का संबंध है बी स्मार्ट तकनीक के अभिग्रहण से। ठीक है, आप देखेंगे कि इस तरीके का डिस्कशन कोई भी यूट्यूबर नहीं डाला हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय लग रहा है। जब मैं क्वेश्चन बनाया तो करीब 7-8 घंटा जो है मैं कंटिन्यू पूरे आंसर को सही से खोज के, करंट का क्वेश्चन खोजने किसी बुक में नहीं होता, बहुत ही मेहनत लगा, बहुत ही स्ट्रगल का काम था। इसलिए कोई यूट्यूबर डालना नहीं चाहता है, क्योंकि इसमें लाइक्स कम आते हैं, सब्सक्राइब भी कम होते हैं और शेयर भी कम होते हैं। तो आप लोग से आग्रह है कि जो अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस तरीके का डिस्कशन नहीं डाला गया। आप देख सकते हैं यूट्यूब में, आप खोलेंगे बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर का डालेंगे तो इस तरीके का नहीं डाला गया है। ठीक है, एक हमारा ही चैनल है रिजल्ट एडुशाला जो डाला गया है, तो इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 18, सुपर मार्केट आपूर्ति श्रृंखला किससे संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए फसल की कटाई के बाद हानि को कम करने से, ऑप्शन बी बिचौलियों की बेहतर भूमिका से, ऑप्शन सी खाद्य की गुणवत्ता में उच्च मूल्यांक पर बल देने से, ऑप्शन डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सुपर मार्केट आपूर्ति श्रृंखला संबंधित क्या है? ऑप्शन ए सही है, फसल की कटाई के बाद हानि को कम करने से है, क्योंकि इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। ऑप्शन ए सही है इसका, क्योंकि आप देखेंगे कि फसल कटाई अगर सुपर मार्केट चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये खराब होने का फसल का डर कम हो जाएगा, बिक जाएगा। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी खाद के उच्च मूल्य भी वहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे, किसान देंगे तो अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे लोगों को, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, तो इसीलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम इसका, अब जो मैं बात कर रहा था कि डिस्कशन करने का, तो ये डिस्कशन देखिए, इसमें जो है 9 अगस्त 2021 को जो है किसान सम्मान निधि जो है योजना शुरू किया गया था मोदी जी के द्वारा। कितना पैसा दिया गया था ये सब आप देख लेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सीमांत किसानों को निवेश में अन्य जरूरतों सुनिश्चित के लिए फसल चक्र पूर्ण होने से पूर्ण सहायता देना। तो आकस्मिक सहायता नहीं था, फसल चक्र पूर्ण हो उसी पहले हमें सहायता देना है। इसका कार्यान्वयन एजेंसी कौन सा है? तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय इसका क्या है, क्रियान्वयन। इसको कौन अडॉप्ट कर चला रहा है? तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। इसका प्रमुख देखिए, प्रमुख बिंदु क्या क्या है? तो इस योजना का लाभार्थी जो है ये आप देख लीजिएगा खुद से, सभी आयकर कितना क्या होना चाहिए ये सब आप देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं यही बता रहा था कि डिस्कशन मैंने प्रूफ के साथ दिया है। 4 महीने के अंतराल पर कितना देना है? 2-2 हज़ार के करके देना है, 3 किस्त में देना है, जबकि हमारे ऑप्शन में क्या दिया था? 4 किस्त में। और ये क्या दिया जाएगा? डीबीटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम के द्वारा किसानों को दिया जाएगा। और यह एक बात और ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि किसके द्वारा दिया जाता है, राज्य सरकार का भी इसमें है, तो यह 100% किसके है? केंद्र द्वारा पोषित योजना है। यह भी कई बार पूछता है यह केंद्र द्वारा है या राज्य द्वारा है, तो ये हम बताएंगे कि ये केंद्र द्वारा है। ठीक है, तो इसका ये देखिए। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का देखिए वीडियोस डिस्कशन देखिए। ये क्या था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कई बार हमसे पूछ देता है कि ये कब स्टार्ट हुआ। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुआ स्टार्ट 13 जनवरी 2016 को। एक नई योजना क्या हुआ? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुआ 13 जनवरी 2016 को। नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया गया। इस डेट को आप लोग याद रखेंगे, कई बार पूछ देता है। ठीक है, अब इसमें देखिए खरीफ फसल के लिए कितना दिया जाता है और रबी फसल के लिए कितना दिया जाता है। तो मैंने बोला था कि मैं डिस्कस में बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, ये इसीलिए मुझे इतना टाइम लग गया 8-9 घंटे क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि इसी सब टाइम लग गया मुझे। तो यहाँ देखिए, ये उत्तर में किसानों को खरीफ फसल के लिए कितना 2% दिया जाता है और रबी फसल के लिए 1.5%। तो आगामी बीपीएससी जो 67वां अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आप लोगों को बेहोश नहीं होना है, आप लोगों को बढ़िया से बनाना है, क्योंकि आप लोग ये रिजल्ट एडुशाला का वीडियो देखे होंगे, और भी वीडियोज आएंगे। तो आप लोग को इतना तो पता ही होना चाहिए कि जो पढ़ लिए हैं वो हमसे गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम में सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो आप पढ़े हैं
वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ के ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हो, अगर इसी में घुमा फिरा करके यही पूछ दे कि खरीफ फसल में कितना दिया जाता है, रबी फसल में कितना दिया जाता है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाएंगे। मगर ये जो वीडियोज़ देखेंगे आप बता पाएंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो है खरीफ फसल के लिए 2% दिया जाता है और रबी फसल के लिए गेहूं सबके लिए 1.5% दिया जाता है, और वाणिज्यिक फसल के लिए कितना, तो 5% दिया जाता है। ऑप्शन में ये दिया था, तो देखिए ये 3 पॉइंट कहाँ से करंट उठा रहा है बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर का। इसीलिए मेरा उद्देश्य था ये डालने का कि आप लोग समझे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आगामी 67वां बीपीएससी में कैसे पूछा जाएगा, और मैं इसीलिए फुल डिस्कस के साथ वीडियोज़ को लाया हूँ। तो इसीलिए आप अगर नहीं देखें, इसी तरीके का डिस्कस हमारा पार्ट 1 में भी डाला हुआ है और पार्ट 3 में भी इससे भी बढ़िया डिस्कस करके डाला जाएगा। तो इसीलिए आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो रबी फसल के लिए कितना दिया जा रहा है भाई, 1.5%, और खरीफ फसल के लिए 2% दिया जा रहा है, वाणिज्यिक फसल के लिए 5% दिया जा रहा है, ठीक है। और हम आइए नेक्स्ट डिस्कशन देखते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे थे कि जो मुद्रा योजना का क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य था यह तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। मुद्रा योजना का उद्देश्य था, पहला, स्वरोजगार आसानी से लोन देना, छोटे उद्यमों को रोजगार सृजन करना, और पूंजी समस्या की सामना कोई कर रहा है तो वो उसको दूर करना, ठीक है। ये शुरुआत कब किया गया था मुद्रा योजना का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2015 में इस योजना का शुरुआत किए थे, मुद्रा योजना का, ठीक है। ये लोन देने का काम करता था। और नेक्स्ट देखिए, ये तरुण जो शिशु ऋण था, ये कितना था, ये कैसे ऑप्शन फंसा रहा है ये देख रहे हैं आप। करंट ये 2015 का पूछा है, 2022 में पूछा है, मतलब ये 6 साल पहले 5 साल पहले का करंट पूछा हुआ है। तो इसीलिए आप लोग ये योजना सब है, ये पूछना चाहिए, ये योजना बहुत ही अच्छा योजना है, तो सबको क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है। तो इसीलिए आप लोग तैयार करके जाएंगे। अगर रिपीटेड किया तो क्या करना है, आप लोग को बना देना है कि शिशु लोन में, शिशु मुद्रा लोन में कितना पैसा दिया जाता है, तो 50,000 रुपया तक का लोन दिया जाता है। किशोर में कितना दिया जाता है भाई, तो किशोर में दिया जाता है 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, ठीक है। और इस पे 14 से 17% तक का ब्याज भी देना पड़ता है। और इसके बाद एक आता है कौन सा, तरुण आता है। तो तरुण में कितना लोन दिया जाता है भाई, तो तरुण में दिया जाता है 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा, और इसमें 16% तक का ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। तो हमने जान लिया कि मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या था, शिशु मुद्रा ऋण क्या है, किशोर क्या है, और तरुण मुद्रा लोन क्या है। अगर आपसे इससे पॉइंट घुमा फिरा के पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। सब में 50,000 है, 50,000 से 5 लाख है, और 5 लाख से 10 लाख तक का है, ठीक है। ये कब शुरू हुआ था, तो 2015 में शुरू हुआ था। आइए अब इसके बाद देखते हैं, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये जो है भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये कितने राज्यों को समेटे हुए है, तो 6 राज्यों को समेटे हुए है, ठीक है। ऑप्शन में भी 6 राज्य था, दिल्ली औद्योगिक गलियारा, और ये भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, ठीक। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली औद्योगिक गलियारा के बारे में ये देखिए कौन चला रहा है भाई इसको, तो दिल्ली औद्योगिक गलियारा अमेरिका नहीं चला रहा है, ये चला रहा है कौन, जापान। मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। ये 6 राज्यों को समेटे हुए है। अंतर्राष्ट्रीय पर है ये किसके तहत, भारत और जापान परियोजना निधि स्थापित करने के लिए, ये इसमें भारत और जापान जो है दोनों मिलकर चला रहा है। तो 1,000 करोड़ रुपये दोनों जो है समान रूप से इसमें डालेगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि दिल्ली औद्योगिक गलियारा जो कितने राज्यों से गुजरती है। तो इसमें 7 राज्य दिया है, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो देखिए ये यूपी आ गया, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये हो गया, समझ गए। तो आप लोग इसको देख लेंगे दिल्ली औद्योगिक गलियारा में क्या क्या आएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को डिस्कशन ये अच्छा नहीं लग रहा था, वो कमेंट में बताएंगे कि डिस्कशन नहीं कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन बता दीजिए। मैं अगले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, या आप लोगों को क्वेश्चन फ्रेश से नहीं दिख रहा होगा तो मैं अपने यूट्यूब पे बढ़िया से PDF बना करके मैं क्वेश्चन ही अपलोड कर दूंगा, जैसा आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि डिस्कस कर देने से बच्चों को याद हो जाएगा और पता चलेगा कि ये सही सही उत्तर मैंने बताया है। और दूसरा, ताकि आपको पता हो कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे हमें पढ़ना है, डिस्कस 67वां BPSC के लिए किस तरीके की तैयारी करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY भी
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, वैसे आप लोग फास्ट भी कर सकते हैं। तो यह अक्टूबर 2017 में प्रारंभ हुआ। बी ऑप्शन दिया 15 करोड़ 2016 से 2020 के मध्य व्यय करना है। ऑप्शन सी रिकग्निशन ऑफ फायर। डी 25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण कौशल। और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। आप लोग देख लेंगे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है। ठीक है, अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ग्रीन अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है? तो ग्रीन अकाउंटिंग क्या होता है? ऑप्शन ए दिया रक्षात्मक व्यय। बी ऑप्शन दिया पर्यावरण एवं लाभ एवं लागत। ऑप्शन सी भौतिक संसाधन खाता। ऑप्शन डी दिया है वास्तविक संसाधन। ठीक है, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन ई इधर देखिए, बिहार में औद्योगिक निवेश विकास की नीति 2016 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए 2025 तक सब्सिडी। ऑप्शन बी 9%। ऑप्शन सी फूड एवं टेक्सटाइल परियोजना पार्क ब्याज से 35%। ऑप्शन डी महिलाओं एवं अन्य 20% छूट देना। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका उत्तर आप लोग क्या करेंगे, स्वयं ही देखेंगे। और ये क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा वैसे ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन अकाउंटिंग का बता दिया मैंने, बी हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं क्वेश्चन तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन के भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और वैसे मैं फ्रेश पेज में डाल दूंगा, ये मेरे से पीपीटी में बनेगा और इसका क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो गया है। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है बिहार में तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए दिया है अक्टूबर 2016। ऑप्शन बी अक्टूबर 2017। ऑप्शन सी नवंबर 2017। ऑप्शन डी 2017। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवंबर 2017। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आए थे और बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ किए थे। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहला कृषि रोड मैप कब आया था? ये 2011 में आया था। ये कौन लाए थे? तो राष्ट्रपति जो हैं, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम तभी थे। ध्यान नहीं, आप लोग देख लेंगे कि प्रथम कृषि रोड मैप कब आया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी प्राकृतिक खतरों से बचने के लिए उठाए गए कदम संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है BAPC 2015 से। ऑप्शन बी दिया है BAPC 2016 से। MASAPF 2016 से। और डी ऑप्शन दिया है SAPFIS 2019 से। ये मैंने छोड़ दिया है, ये मुझे नहीं मिला था। ऑप्शन डी आप लोग देख लेंगे इसको खुद से ही। और देखिए ये मैंने बता दिया है। अब देखिए 24 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या थी? अब देखिए कैसे जनगणना से पूछ रहा है। साक्षरता दर ऑप्शन ए दिया है 63.82%। बी दिया है 73.39%। ऑप्शन सी दिया है 53.33। ऑप्शन डी दिया है 6.45%, 65.45%। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिहार का साक्षरता दर कितना है भाई? तो ऑप्शन ए 63.82% है इसका साक्षरता दर। 63.82% साक्षरता दर बिहार का है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है भाई? तो बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा है? बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा? ऑप्शन ए दिया मधेपुरा। ऑप्शन बी दिया अररिया। ऑप्शन सी मधुबनी। और ऑप्शन डी दिया है सुपौल। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अररिया सबसे गरीब जिला है, लेकिन क्रमवार रैंक में देखेंगे तो अररिया दूसरे नंबर पर आता है और पहला आता है किशनगंज, जो है बिहार का सबसे गरीब जिला है। तो हो सके BPSC 67वां BPSC में सबसे गरीब जिला पूछते, अगर किशनगंज ऑप्शन में रहे तो किशनगंज मारना है, ऑप्शन बी नहीं मारना है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुआ था भाई? तो ये 2015 में शुरू हुआ था, नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में शुरू किया गया था बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रशिक्षित करने के लिए। और इसका जो है आप लोग खुद देख लेंगे इसका। ठीक है, मैं आपको ऐसी हेडलाइन दिखा दे रहा हूँ आपको। ग्रीन अकाउंटिंग क्या है? तो ग्रीन अकाउंटिंग पर्यावरणीय लागतों को शामिल करने के उद्देश्य से बनाया गया हरित लेखांकन का उद्देश्य है। आप लोग ये भी पढ़ लेंगे खुद से ही, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा मैं बताने लगूंगा तो। और देखिए ये बिहार का तृतीय कृषि रोड मैप जो है कब चालू हुआ था? तो ये बिहार का तृतीय कृषि रोड मैप कब चालू हुआ था भाई? 9 नवंबर 2017 को कृषि रोड मैप शुरू हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का नाम इसमें दिया हुआ है।
तो ये देखिए मैं सारा बहुत मेहनत लगा था वीडियोज़ को बनाने। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, करंट देखिए कैसे कैसे पूछ रहा, बहुत पुराना पुराना क्वेश्चन पूछा है इसमें। आप देखते रहिए कितना लंबा वीडियो जाता है, मुझे नहीं पता, मैं छोटा करूँगा तो मुझे डिस्कस नहीं करना होगा, बहुत ही फास्ट में बोल के डिस्कस करना होगा या क्वेश्चन बताना होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के मध्य हिंसक झड़प कब हुई थी? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो गलवान घाटी में भारत चीन के मध्य हिंसक झड़प जो हुई थी कब हुई थी? तो ऑप्शन ए दिया 5 जून 2020, ऑप्शन बी 10 जून 2020, ऑप्शन सी 15 जून 2020 और ऑप्शन डी 20 जून 2020। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 जून 2020 को क्या हुआ था, ये झड़प हुआ था भारत चीन गलवान घाटी में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के एग्जाम के लिए आप लोग तैयार करेंगे। आप लोग इसके साथ देख लेंगे वहाँ पे कौन सा झील बसता है, वहाँ पे कौन सा नदी है, इस सब को आप लोग देख लेंगे आगामी बीपीएससी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान 4L की संकल्पना किससे संबंधित है भाई? तो आत्मनिर्भर भारत की 4L की जो 4 पिलर बताया जा रहा है, 4L पूछ रहा है, तो 4L जो क्या किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए दिया है लेबर, लैंड, लोन और लॉ सुधारों में, गलत है ये। ऑप्शन बी लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सुधारों से। ऑप्शन सी लैंड, लिक्विडिटी, लेबर और लॉ सुधारों से। ऑप्शन डी दिया है लॉ, लैंड, लिक्विडिटी, लेबिलिटी सुधारों से। और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ सुधारों से L4 संबंधित है। लैंड L1 एक हो गया, L2 हो गया लेबर, L3 हो गया लिक्विडिटी और लॉ सुधारों L4। L4 है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ सुधारों से है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 85 वंशधारा जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? ये पूछ रहा है वंशधारा। ये वंशधारा कब हुआ था? 2007 के मध्य हुआ था। ये 7-8 के मध्य हुआ था वंशधारा जल विवाद। तो ये हमारा ऑप्शन ए दिया है केरल कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा झारखंड, ऑप्शन डी झारखंड और छत्तीसगढ़ और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच क्या हुआ था? वंशधारा जल विवाद हुआ था। मैंने इसका भी डिस्कशन डाला हुआ है, मैं अभी दिखाऊंगा। वंशधारा जल विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच हुआ था। आइए 86 क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार बढ़ने का लक्ष्य कितना है? तो ऑप्शन ए दिया 100 मिलियन USD, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन 400 मिलियन USDC। तो इसका राइट उत्तर सी हो जाएगा 300 मिलियन USDC। इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रिक उत्पादों कारोबार में बढ़ाने का लक्ष्य है 300 मिलियन तक। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 83 दिया हुआ है भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र का आधार क्या है? 83 दिया है राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार क्या है? ऑप्शन ए दिया है सबका साथ सबका विकास, ऑप्शन बी दिया है अच्छे दिन आएंगे, ऑप्शन सी दिया है आत्मनिर्भर भारत और ऑप्शन डी दिया है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन और ऑप्शन ई दिया इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार क्या है? डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। मोदी जी बहुत ही कहते रहते हैं न्यूनतम शासन, अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का ये है। आइए 84 में चलते हैं हम। भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर विभिन्न टीकों की वैश्विक मांगों को कितने प्रतिशत भाग आपूर्ति करता है? ये 60% जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा, राइट उत्तर आपूर्ति करता है। ऑप्शन डी। ये नेक्स्ट देखिए 87 देखिए। भारत सरकार के अनुसार कायर जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो कायर टेक्सटाइल का उपयोग ऑप्शन ए देखिए सड़क निर्माण में, ऑप्शन बी दिया है पुल निर्माण में, ऑप्शन सी दिया है सुरंग निर्माण में, ऑप्शन डी वस्त्र निर्माण में, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कायर जियो टेक्सटाइल का सड़क निर्माण में किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु RBI द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में RBI का अंशदान कितना है भाई? तो इसका अंशदान है इसका अंशदान जो है इसका आप लोग खुद ही उत्तर देख लेंगे, मैं आप लोगों के लिए ये छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आइए अब हम डिस्कशन देखते हैं। वंशधारा जल विवाद दिया हुआ है। वंशधारा जल विवाद 2009 में हुआ था, सॉरी मैं 7 बोल दिया, 2009 में राज्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में हुआ था ये। ठीक है, दृष्टि का ये आप लोग खोल के देखेंगे तो सारा डिस्कशन इसमें दिया हुआ है।
आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है? ऑप्शन ए 113, बी 114, सी 115 और डी ऑप्शन 116 और ई कोई नहीं। तो विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कितना स्थान है? तो 116, डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हमें देखना है 2021 में कितना है विश्व मानव पूंजी सूचकांक। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है। ठीक है, बीपीएससी आगामी बीपीएससी के लिए आप लोग इसको याद करके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन सा है? 75वां जो है चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं भाई? ऑप्शन ए तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल और उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल और त्रिपुरा, ऑप्शन ई दिया है। तो मैंने इसे देखा था तो ऑप्शन बी मुझे लगा था, लेकिन आप लोग इसको एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 75वें चक्र के अनुसार भारत के उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए। बाकी आप लोग इसको इसका उत्तर एक बार देख लेंगे खुद से ही। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 91 पूछ रहा है किस देश में उइगर मानव विधेयक 2020 पारित किया था? उइगर मुस्लिम विवाद जो हुआ था, चाइना में चल रहा था, तो किस देश ने उइगर मानव अधिकार विधेयक 2020 पारित किया? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान और ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। यूएसए जो है, अमेरिका जो है उइगर मानव अधिकार विधेयक लाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व के विभिन्न देशों के मध्य सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली संपर्क नीति कौन सी है? कोरोना जो आ गया है तो कैसे संपर्क नीति ला रहे हैं? ऑप्शन ए सामरिक कूटनीति, ऑप्शन बी ई कूटनीतिक, ऑप्शन ई ईमेल, ऑप्शन डी पत्रचार, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अभी जो कोविड-19 महामारी हुआ है तो हम लोग ई कूटनीति कर रहे हैं, तो ऑनलाइन सारा है, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ई कूटनीति हो जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति ने G7 में से निम्नलिखित में से किन देशों को शामिल किए जाने की बात कही है? 93 जो है अमेरिका का राष्ट्रपति जो है G7 में किन देशों को शामिल करेगा? ऑप्शन ए भारत चीन रूस, ऑप्शन बी भारत चीन ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत रूस ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत ऑस्ट्रेलिया दक्षिण कोरिया और रूस, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें भारत और रूस को लाने का G7 में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 94 है, कोविड वैश्विक महामारी के मद्देनजर किस देश के साथ भारत ने द्विपक्षीय आभासी वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 आयोजित किया हुआ है? इसका ऑप्शन ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी यूएसए और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है कोविड-19 महामारी के 4 जून 2020 को क्या किया था? वर्चुअल मीटिंग किया था। ठीक है, वर्चुअल मीटिंग क्या होता है? क्वाड का जो है, क्वाड यही द्विपक्षीय 4 जून 2020 को ये ऑस्ट्रेलिया किया हुआ था। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग को फास्ट में बोल रहा हूँ तो आप लोग स्लो भी कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये वीडियोज लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप लोग वीडियोज़ को स्लो भी करके सुन सकते हैं। अगर मेरा स्लो लग रहा होगा तो आप लोग फास्ट कर दीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्थिक कूटनीति के तहत हाल ही में चीन ने बांग्लादेश को कितने प्रतिशत आयात में शुल्क छूट प्रदान करने की सिफारिश की है या दिया है? पूछ रहा है कि जो है अभी जो हाल ही बांग्लादेश और चीन का जो कूटनीतिक रिलेशन चल रहा है, तो कितने प्रतिशत जो है आयात शुल्क दिया जा रहा है उत्पादों में? ऑप्शन ए 90%, बी 95%, ऑप्शन सी 97%, ऑप्शन डी 100% और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो चीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 97%। ये सी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। 97% क्या दिया है? छूट दे रहा है। अब सोचे आयात शुल्क में जो है चाइना 90%, 97% का छूट दिया जा रहा है, तो इसीलिए बांग्लादेश जो उधर जा रहा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देखिए इस तरीके का डिस्कशन कोई भी यूट्यूब वाला नहीं डाला हुआ है, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और बढ़िया से इस वीडियो को बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए डिस्कशन इसका मैं बता रहा हूँ, ये कितना प्रतिशत चीन बांग्लादेश को कर रहा है? तो 97% जो है 97% उत्पादों पर शुल्क मुक्त किया है। ये हमारा वहाँ की कौन है? बांग्लादेश की पीएम है और ये चाइना का है। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण कौन सा देश दक्षिणी पूर्व
एशिया की बैटरी कहलाता है। पूछ रहा है कि जल विद्युत ऊर्जा वहाँ पे इतना होगा कि दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश बैटरी कहलाता है। पहला है ए लाओस, बी म्यांमार, सी कंबोडिया, सी फिलीपींस और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण पूर्व एशिया का बैटरी किसे कहा जाता है भाई? लाओस को कहा जाता है। वहाँ पे जल विद्युत ऊर्जा की संभावनाएं बहुत है। गरीब देश है लेकिन जल विद्युत संभावना वहाँ पे बहुत है। तो लाओस को क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया का बैटरी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष कैप्सूल को ISS के साथ डॉकिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लगा था? डॉकिंग की प्रक्रिया को बोलते हैं जोड़ने की प्रक्रिया या अंतरिक्ष में सेट करने का, अपना हब सेट करने को चीज़ को हम डॉकिंग बोलते हैं या जोड़ने को डॉकिंग बोलते हैं। ए ऑप्शन दिया है 14 घंटा, बी 16 घंटा, सी 19 घंटा और डी 21 घंटा और ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो है स्पेस एक्स अंतरिक्ष कैप्सूल जो है ISA अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी में जो डॉकिंग की प्रक्रिया किया था स्पेस एक्स, ये टोटल समय लगा था 19 घंटा। सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 19 घंटा का समय लगा था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 100 में चलते हैं। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए ताइवान और स्विट्जरलैंड की टेक्सटाइल कंपनी मिलकर भारत की कौन सी टेक्सटाइल कंपनी को एंटीवायरल वस्त्र बनाने की पेशकश की है? तो एंटीवायरल वस्त्र जो है कौन बना रहा है? ऑप्शन ए दिया है विमल टेक्सटाइल, बी बजाज, सी रिलायंस और डी अरविंद टेक्सटाइल कंपनी और ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो है एंटीवायरल वस्त्र कौन बना रहा है भाई? कौन सी कंपनी बना रहा है? तो अरविंद टेक्सटाइल जो है एंटीवायरल वस्त्र बना रही है। किस किस देश के साथ? ताइवान और स्विट्जरलैंड टेक्सटाइल कंपनियों के साथ मिलकर अरविंद टेक्सटाइल कंपनी एंटीवायरल वस्त्र बना रहा है कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 में ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर के विजेता कौन है? ये देखिए, हम एग्जाम हुआ है कब? 2022 में हुआ है और क्वेश्चन क्या पूछा है? 2019 का ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है? तो आप लोग का ये दायित्व बन जाता है कि 2022 में जो है कौन जीता है। ये हाल ही में आज ही या कल ही जो है ये डाटा रिलीज हुआ है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2022 का क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार या 2021 का क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार ODI का कौन जीता है। तो आइए इसका ऑप्शन हम देखते हैं क्या क्या है। 2019 का ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन चुना गया है भाई? बेन स्टोक्स, ए, बी विराट कोहली, सी पैट कमिंस, सी डी रोहित शर्मा और ई। तो ठीक है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बेन स्टोक्स, इंग्लैंड हो जाएगा। इसका 101 का क्या हो जाएगा? बेन स्टोक्स, इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, और जो है ODI में किसको चुना गया है? तो रोहित शर्मा को 2019 में चुना गया है। 2019 में ODI रोहित शर्मा को चुना गया है, लेकिन आप लोग को 2021 का देख के जाना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं हम। ब्रह्मांड में पारलौकिक जीवन को खोजने के लिए किस क्षेत्र ने FAST नामक वेधशाला टेलीस्कोप स्थापित किया है? फास्ट, तो एफ से हो गया FAST, फास्ट वेधशाला कौन स्थापित किया? ऑप्शन ए UK, बी चीन, सी रूस, डी USA। तो हर एक चीज़ में USA नहीं मारना है। चीन भी आजकल क्या हो गया? बहुत आगे हो गया है। फास्ट टेलीस्कोप को लॉन्च किया है पारलौकिक जीवन को खोजने के लिए ब्रह्मांड में। चीन ने लॉन्च किया फास्ट को। ठीक है, फास्ट का फुल फॉर्म देखेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में है, इसी में है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 99 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ICRA भारत के वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए कोविड-19 के नवीनतम प्रकार का क्या नाम है? तो इसका उत्तर आप लोग खुद ही खोज के हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आइए क्रिकेट ऑफ द ईयर हो गया था। ये देखिए अब 102 में क्या पूछ रहा है हमसे? महिला क्रिकेट के लिए BCCI का वर्ष 2018-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन ए मिताली राज, बी झूलन गोस्वामी, सी अंजुमन चोपड़ा, बी कृष्णामूर्ति। तो इसका जो है 2018-19 देखिए, जो भी करंट पूछा है 18, 19, 16, 17 से पूछा है, 20-21 से नहीं पूछा है। तो BPSC हो सकता है 20-21 से पूछे, तो आप लोग पढ़ के जाएंगे। ये महिला क्रिकेट के लिए BCCI का जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर अंजुमन चोपड़ा को मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2019 के लिए 77वें ग्लोबल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीतने वाले 2017 का निर्देशक कौन है? ऑप्शन ए दिया है सैम मेंडिस, बी डेविड फिंचर, सी स्टैनी क्रोविक और डी रिचर्ड स्टॉक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए, हो जाएगा राइट उत्तर इसका। ठीक है, सैम मेंडिस हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका राइट उत्तर हो जाएगा सैम मेंडिस हो जाएगा, या डेविड फर्नीचर नहीं, सैम मेंडिस। एक बार आप लोग चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, मैं ज़रा सा इसमें कंफ्यूज हूँ। आइए देखते हैं
दक्षिणी पूर्व एशिया का जो है एकमात्र स्थल क्या है? लैंडलॉक जो है दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश है। ये भी हो सकता है बीपीएससी पूछ दे कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक कौन है, तो लाओस। याद रखेंगे। यहाँ मेकॉन्ग नदी यहाँ बहता है। 1953 में फ्रांसीसी का शासन समाप्त हुआ था और यहाँ से भाग गए थे। और यहाँ का जो है विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य 2013 में ये बना है लाओस। और ये जो है यहाँ पे ये देखिए दृष्टि वाला का मैंने खोला था तो इसमें मिला था मुझे क्या? दक्षिणी पूर्व एशिया का बैटरी इसको कहा जाता है, बैटरी ऑफ साउथ एशिया। लाओस को साउथ ऑफ एशिया। इतना चीज़ हमने लाओस के बारे में जान लिया है। ये यूट्यूब वाला कोई भी यूट्यूबर नहीं डालता है, बहुत मेहनत लगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए डॉकिंग वाला जो प्रक्रिया पूछा हुआ था SpaceX, तो 19 घंटा का समय लगा था। ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 19 घंटा का समय लगा था डॉकिंग की प्रक्रिया में। ठीक है। फाल्कन 9 की मदद से जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचा दिया गया था। आप लोग इसका देख लेंगे कि डिस्कशन कैसे कैसे हो रहा है। अब देखिए ये फास्ट जो वहाँ पे दिया हुआ था तो इसका नाम क्या है? 500 मीटर अपार्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप फास्ट। ये कौन? चाइनीज ने डाला था फास्ट को। ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये हमारा है वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान ऑप्शन ए माहेश्वरी देवी, बी चेतन भगत, सी अमृति राय, सी वासुदेव मोही। तो इसका राइट उत्तर डी हो जाएगा, वासुदेव मोही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं 105 नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 का शांति नोबेल पुरस्कार का विजेता कौन सा देश है? तो इथोपिया इसका विजेता देश है। आपको याद रखना है कि 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मारिया दरेसा को। ये तंजानिया के थे। ऑप्शन इसके बाद जो है सरस्वती व्यास सम्मान 2021 में किसे दिया गया है? ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक है। आपदा प्रबंधन क्षेत्र में उत्कृष्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 का सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अभी हाल ही में जो है इसका ये देखते हैं। उत्तर ए दिया है NDRF को, बी DMSC को, सी NDMSC को, डी भारतीय सेना को, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। NDRF टीम को दिया गया है। आपको देखना है कि मोदी जी द्वारा जो है राष्ट्रपति 26 जनवरी में राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी में किसे सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस के जयंती में पराक्रम दिवस में ही बहुत सारे को आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। तो किस किस को दिया गया आप इसको याद करेंगे, या मैं एक लिस्ट ये मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, मगर ये सब्सक्राइब होगा, लाइक होगा, कमेंट होगा, उसके बाद ही डालूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 में क्या है? विश्व आर्थिक मंच 2020 का क्रिस्टल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे भारतीय अभिनेत्री को, दीपिका पादुकोण को। ठीक है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर्व 2020 का आयोजन स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए दिया है लाल किला दिल्ली, बी ताजमहल आगरा, सी पिंक सिटी ऑफ जयपुर, डी वृंदावन मैसूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल किला में जो है 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक क्या होता है? भारत पर्व मनाया जाता है लाल किला दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आइए देखते हैं। न्यूजीलैंड की घरेलू T20 क्रिकेट श्रृंखला में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन है भाई? तो ये विराट कोहली और ये सब नाम गया। अब नया वाला आ गया है क्या? न्यूजीलैंड की घरेलू T20 क्रिकेट श्रृंखला में, घरेलू T20 क्रिकेट श्रृंखला में एक ओवर में 6 छक्के कौन लगाता है? तो ऑप्शन ए केन विलियम, बी ट्रेंट बोल्ट, सी नील वैगर और डी लियो कार्टर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? लियो कार्टर जो है एक ओवर में 6 छक्का लगाया और ये चौथा बल्लेबाज वर्ल्ड का बन गया है, फोर्थ बल्लेबाज वर्ल्ड का बन गया है लियो कार्टिल। ठीक है। एक बार आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक है। लियो कार्टिल है या नील वैगनर? मेरे हिसाब से लियो कार्टिल मैंने देखा था, अब मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, तो लियो कार्टिल ही है। आप लोग एक बार चेक कर लेंगे फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। जंगल में लगने वाली वार्षिक बुश फायर सीजन सितंबर 2019 का किस देश ने विकराल रूप ले लिया था? तो ये वार्षिक बुश फायर का विकराल रूप कौन सा ले लिया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था विकराल बुश फायर, जिसमें बहुत सारे ऊँट मर गए थे। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका देखिए डिस्कशन जो है क्रियान्वयन एजेंसी प्रबंधन के लिए, इसको छोड़ दीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, तो मैं डिस्कस करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है। तो आप लोग जो है चलिए, ये हमारा जो है ग्रीन अकाउंटिंग, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन, ये हमारा इतना ही करंट का क्वेश्चन था। ये 48 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन कर दिया है।
तो अब हम क्या करते हैं, अपने वाणी को विराम देते हैं और एंड हो गया ये। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और देखिए जितना ज़्यादा शेयर होगा हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम नया नया क्वेश्चन बनाएंगे, नए नए तरीके का कैसे बच्चों को समझ में आए ये सब हम करेंगे। तो इसीलिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ठीक है, हम चलते हैं। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।